तो आपको मार्केट में बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो आपको बताएँगे अगर सब्सिडी चाहिए तो पैसा खिलाना पड़ता है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट का कुछ 5% से लेके 10% तक आपको नंबर बताएँगे, इतना पैसा सरकार को खिलाना पड़ता है तभी सब्सिडी मिल रही है। तो उन सब एजेंट से बच के रहिए। प्रोसेस अब पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। आज हम बात करेंगे सब्सिडी के बारे में। अगर आप किसान हैं या फिर आप खेती करना चाहते हैं, तो सरकार आपको एक सहयोग देती है कि आपकी जो शुरू में लागत आती है खेती करने में वो थोड़ी कम हो पाए और वो एक सब्सिडी के थ्रू मिलती है। उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं कुल मिला के कुछ 10 पॉइंट इसमें कवर करूँगा। ये ध्यान रखिए कि जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सेंट्रल लेवल की स्कीम है। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से रन होती है और पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी हो, ये स्कीम आप सबके लिए वैलिड है। आप सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, वो कम से कम 2600 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। 2600 स्क्वायर मीटर, वो आपका मिनिमम प्रोजेक्ट साइज़ होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली छोटे प्रोजेक्ट के फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं और जब सरकार अपना पैसा लगा रही है आपको सहयोग देने के लिए, तो नहीं चाहेगी कि आप फेल हो। तो चाहती है कि आप कम से कम एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट लेके चलें, जिससे आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएँ। तो कम से कम 2600 स्क्वायर वर्ग का प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये सब्सिडी हर क्रॉप पे नहीं मिलती। तो अगर आप ये सब्सिडी का लाभ उठाना चाह रहे हैं, तो सरकार ने लिस्ट दी हुई है कि आप कौन-कौन से क्रॉप उगा सकते हैं। आप फ्लावर्स की खेती कर सकते हैं, आप पेपर फैमिली में से उगा सकते हैं, जैसे कि कलर्ड कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्च हुई या चिलीज़ हो गई अलग-अलग तरीके की। आप कुकुम्बर फैमिली के क्रॉप उगा सकते हैं, खीरे के क्रॉप उगा सकते हैं। आप उगा सकते हैं इसके अलावा टमाटर फैमिली के क्रॉप। अगर आप टमाटो या फिर चेरी टमाटो ये सब उगाना चाहें, इन सब में आपको सब्सिडी मिलती है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे कि सब्सिडी कितनी होती है। तो सरकार की तरफ से जो ये सहयोग मिलता है, इसका एक मैक्सिमम लिमिट है कि आपको इससे ऊपर नहीं मिलेगा और वो लिमिट होती है 56 लाख की। तो कुल मिला के करीब 56 लाख का सहयोग सरकार आपको दे सकती है। अब वो आपको पूरा 56 लाख का सहयोग मिलता है या उससे कम मिलता है, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, मान लीजिए सिर्फ 1 एकड़ का है, तो आपको 56 लाख नहीं मिलेगा, आपको कुछ 20 से 25 या 30 लाख तक मिलेगा। तो ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से नंबर बढ़ता रहेगा, लेकिन 56 लाख के ऊपर ये नंबर नहीं जाएगा। इतना सहयोग सरकार आपको करने को तैयार है। चौथी चीज़ जो इस हम आपके बारे में बात करेंगे कि मान लीजिए आपके दिमाग में हो कि मैं अभी प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, एक बार सहयोग ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं 30 लाख का अभी सरकार से सब्सिडी ले लेता हूँ, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा शुरू करूँगा और फिर से बाकी बचा हुआ 26 लाख ले लूँगा। तो ऐसा नहीं होता। सरकार आपको ये सहयोग सिर्फ जीवन में एक ही बार देती है। उनका उद्देश्य ये है कि आपको एक हेल्प करना कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और एक बार आप खड़े हो गए तो उसको बाद बार-बार आपको सहयोग नहीं मिलेगा। तो आपको सोच समझ के लेना है कि मुझे अभी लेना चाहिए, छोटा प्रोजेक्ट करके या बड़ा प्रोजेक्ट करके अभी लूँ या बाद में जब बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तब मैं सब्सिडी लूँ, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी सिर्फ एक ही बार देगी। 5वां पॉइंट, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि चल लीजिए ये प्रोजेक्ट मैं अपने नाम पे कर लेता हूँ, दूसरा मैं अपनी वाइफ़ के नाम पे कर लूँगा, तीसरा अपने बेटे के नाम पे कर लूँगा, तो वो भी गलत होता है। उसमें आपको बार-बार सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये जो सब्सिडी सरकार देती है, पूरे परिवार के लिए एक ही बार मिलती है, जिसमें आप अलग-अलग नाम पे बार-बार प्रोजेक्ट करके सब्सिडी का फ़ायदा बार-बार नहीं उठा सकते। छठी चीज़, इस सब्सिडी के लिए कुछ प्री कंडीशन होते हैं। अगर आपको ये सब्सिडी चाहिए, तो आपका ज़रूरी है कि आप एक बैंक से लोन लें और उसके बाद ही आपको सब्सिडी मिलेगी। तो वो सरकार क्यों करती है? क्योंकि एक थर्ड पार्टी आ गई, बैंक बीच में आ गया। उसने भी एक बार चेक कर लिया कि सब कुछ ठीक है, प्रोजेक्ट वायबल है, आगे बढ़ेगा और बैंक की रिस्क टीम ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये प्रोजेक्ट में हम रिस्क उठा सकते हैं। तो बैंक आपको लोन देने को तैयार है और सब्सिडी की जो अमाउंट आपको आती है, वो आपको नहीं मिलती। वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है, वो लोन को कम करती है। तो अगर आपको सब्सिडी चाहिए, तो आपको बैंक लोन भी लेना पड़ेगा। अब आते हैं 7वीं चीज़ पे। जिस जमीन पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका कंट्रोल आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने सब्सिडी ली और आपका लोन है 7 साल से 10 साल का और 2 साल बाद ज़मीन जिसके पास थी उसने बोला भैया ज़मीन हमारी खाली कर दो। तो सरकार का पैसा डूब जाएगा और आपका भी नुकसान होगा। तो सब्सिडी के लिए ज़मीन का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, जिसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप ज़मीन के मालिक हो, दूसरा ये है कि आपने ज़मीन लीज़ पर ली और अगर आप लीज़ पे ले रहे हैं, तो कम से कम 10 साल का लीज़ एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ता है। 8वीं चीज़, अगर आप सब्सिडी ले रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में करीब आप समझिए कि 2 से 3 महीने आराम से लग जाएगा।
वो टाइम अपने दिमाग में लेके चलिए। प्रोजेक्ट शुरू सब्सिडी का अप्रूवल होने के बाद करिए। ऐसा नहीं कि आप पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दो और बाद में सब्सिडी के लिए अप्लाई करें। ये ज़रूरी है कि पहले सब्सिडी का अप्रूवल हो, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अब आते हैं 9वें पॉइंट पे। जो लोन आप सब्सिडी के लिए ले रहे हैं, वो एक सिक्योर्ड लोन होता है, जिसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई एसेट बैंक को देना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा। तो ये तो 9 पॉइंट हो गए जिनके थ्रू हमने आपको जानकारी दी, अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो कैसे लेनी है, क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए प्री रिक्विजिट। 10वीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि आपका कुछ नुकसान ना हो, आपको मार्केट में बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो आपको बताएँगे अगर सब्सिडी चाहिए तो पैसा खिलाना पड़ता है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट का कुछ 5% से लेके 10% तक आपको नंबर बताएँगे, इतना पैसा सरकार को खिलाना पड़ता है तभी सब्सिडी मिल रही है। तो उन सब एजेंट से बच के रहिए। प्रोसेस अब पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। अगर कोई उस प्रोसेस का दुरुपयोग करना भी चाहता है तो मैक्सिमम वो आपका क्वेरी रेज़ करेगा, आपका प्रोजेक्ट डिले कराएगा। लेकिन अगर आपके कागज़ ठीक हैं, तो ठीक है 3 महीने में नहीं 4 महीने में मिल जाएगी। लेकिन आपको सब्सिडी 100% मिलेगी और आपको किसी को पैसा खिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़िम्मेदारी है आपकी, हमारी, हम सब लोगों की कि इस तरह की जो खराब प्रैक्टिसेस चलती आई थी उनको हम रोकें और उनमें हम ना घुसें। तो ऐसे दलाल, ऐसे एजेंट से दूर रहिए जो आपको बताए कि 5 से 10% सब्सिडी के लिए पैसा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपके प्रोजेक्ट में लगना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान में करप्शन को बढ़ावा देने में लगना चाहिए। बस यही चीज़ें मैंने आपको बतानी थी आज सब्सिडी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करिए और बाकी लोगों से भी शेयर करिए।